तो थोड़ा-सा और बताएँ कि अब आप डील्स देखते होंगे रोज़ाना की बेसिस के ऊपर, तो जो रेट है डील्स के फेल होने का, वो क्या है? क्योंकि हमने देखा कि 2022 के बाद से जो पीक आया था, उसके बाद से जो स्लंप आया है, तो ऑफ़ कोर्स शुरू में तो इतने डील फ़ोरक्लोज़र नहीं हुए। लेकिन अब मैं स्टैट्स देख रहा था कि फ़ोरक्लोज़र की जो है ना, वो परसेंटेज काफ़ी बढ़ गई है। तो उस हवाले से थोड़ा-सा बताएँ कि उसमें क्या इस वक़्त ग्राउंड ग्राउंड स्टैट्स हैं? देखिए, इस टाइम ना सबसे ज़्यादा बुरी सिचुएशन है। उसकी 2-3 रीज़न्स हैं। नंबर 1, लोगों की इस टाइम अगर आप ने इक्विफैक्स के भी आप उसकी भी रिपोर्ट्स देखें, तो सबसे ज़्यादा लोगों की मिस पेमेंट्स हो रही हैं। चाहे वो क्रेडिट कार्ड की मिस पेमेंट्स हों, चाहे वो हुँ, मॉर्टगेज की मिस पेमेंट्स हों। और ये मॉर्टगेज, क्रेडिट कार्ड, ये सबसे ज़्यादा हिट पट आपके क्रेडिट के ऊपर जाता है सबसे पहले इसका। तो वो क्यों है? लोगों के पास अफोर्डेबिलिटी नहीं है। लोगों ने हुँ, घर ले लिया, घर के ऊपर सेकंड मॉर्टगेज ले ली। अब फर्स्ट मॉर्टगेज क्या, सेकंड मॉर्टगेज, दोनों देने के पैसे ही नहीं है। प्लस हुँ, आपके घर की वैल्यू डे बाय डे इस टाइम राइट नाउ तक तो गिर रही है, ठीक है? जब आपकी प्राइस ऊपर को जा रही होती है, फिर लेंडर भी आपको ईज़िली पैसा दे देता है, क्योंकि लेंडर को पता होता है कि मेरा पैसा रिकवर हो जाएगा, नो हुँ, मैटर व्हाट ये पेमेंट करे ना करे। ठीक है, हुँ, मैं अपना पैसा रिकवर। लेकिन जब आपकी प्राइसिंग डाउनवर्ड होती है, घरों की इक्विटी आपकी नीचे जा रही है, तो लेंडर आपको पैसे देते हुए ना बहुत उसको वो कभी भी हैप्पी होके आपको लेंड नहीं करता पैसा। उसकी बिल्कुल। रीज़न ये है कि फ़र्ज़ करें आज उसने आपको $1,000,000 दे दिया। आप 6 महीने बाद या 1 साल के बाद आप क्रैश कर जाते हैं। आप हुँ, पेमेंट नहीं दे पाते उसकी, ठीक है? एकदम ये ऐसा नहीं होगा कि अनटिल अनलेस आपकी प्राइवेट मॉर्टगेज ना हो। अगर आपकी बैंक से मॉर्टगेज है, बैंक ऐसे नहीं करता कि आपने 2 पेमेंट मिस की तो उसने आके घर को आके ताला लगा दिया। वो नोटिस भेजता है, उसका लीगल प्रोसेस है, वो करते-करते 6 महीने, 8 महीने भी लग सकते हैं उस प्रोसेस में, ठीक है? हुँ, बीच में आप वो नेगोशिएट भी आपके साथ करता रहता है कि ठीक है, आप थोड़ी पेमेंट कर दो, हम यूँ कर देते हैं। वो आपको ऑप्शंस देता रहता है बैंक, ठीक है? हुँ, फ्लेक्सिबल होता है वो इस चीज़ के ऊपर। लेकिन लेट्स से 1 साल बाद आप क्रैश कर गए, अब बैंक को ये पता चल जाएगा कि मैंने दिया उसको $1,000,000 था, अब मैं रिकवर करता हूँ तो मेरा 9 लाख रिकवर हो रहा है। मेरा हुँ, 1 लाख फिर भी रिकवर नहीं हो रहा। तो दे आर नॉट हैप्पी, वो उनकी ड्यू डिलिजेंस बढ़ जाती है, वो आपकी अफोर्डेबिलिटी को और ज़्यादा क्रॉस चेक करते हैं। हुँ, प्लस स्कैम मॉर्गेजेस भी होती हैं, वो भी एक बहुत बड़ा सोसाइटी के अंदर जो है ना एक हुँ। ड्रॉबैक है, जिसकी वजह से जो सही बंदा भी होता है वो भी जब लेने जाता है तो उसकी भी ज़्यादा इंक्वायरी हो रही होती है। If you are an investor in the US, in Canada, or in Europe, and you are considering investing into Dubai real estate market, this video is for you because we have a platform called Stake, which allows you to invest into the residential real estate market and start earning rental income right away without going through a lengthy documentation process or coming up with a heavy down payment. Stake is built upon the concept of crowdfunding. So it is democratizing the entire investment strategy and allows you to own a single unit of the entire investment portfolio. So you don't have to own the entire property, right? You can be part of the pool that can actually own a piece of property, a piece of real estate. So that allows you to start with as low as 2,000 dirhams and you can slowly ramp up. So as you start investing into it, you can not only own a bit of real estate, but you also get a portion of the rental income on monthly basis. So it's a passive investment strategy, diversifying your portfolio from traditional North American or European markets into Dubai, which is hustling and bustling and growing very fast and allows you to build your wealth over time. So don't delay. There is a link down there in the description. If you click on this, it will give you free 200 dirhams in your account right away to start with, and you can thank me later. बिल्कुल। अच्छा अगली नेक्स्ट एपिसोड में हम थोड़ा-सा इस पे भी टच करेंगे कि जो फ्रॉड्स होते हैं अब वो ये तो एक हकीकत है ना, लेकिन जो नया बंदा आता है उसको नहीं पता होता कुछ, तो वो उसमें फँस भी सकता है। तो हमने थोड़ा-सा उस पे भी बात करनी है अपनी नेक्स्ट एपिसोड में कि ये फ्रॉड्स को हमने किस तरह आइडेंटिफ़ाई करना है और अगर आप जेन्युइन बंदे हैं, तो आपने अपने आप को किस तरह प्रोटेक्ट करना है उससे? क्योंकि बहुत से लोग नए आते हैं, उनको बिल्कुल नहीं आइडिया होता कि क्या चल रहा है। वो गए किसी जो भी उनको मॉर्गेज एजेंट मिल गया, ये रियल्टर मिल गया, आप उनके साथ काम शुरू कर दिया, लेकिन वो उसको कहीं और लेके जा रहा होता है। तो उस पे भी हम थोड़ा-सा टच करेंगे कि आपने किस तरह आइडेंटिफ़ाई करना है इन चीज़ों को और किस तरह प्रोटेक्ट करना है। तो ठीक है, ये तो सिचुएशन काफ़ी अजीब-सी है। लेकिन अब आपको नज़र क्या आ रहा है कि आगे अगले 6 महीने में, 8 महीने में, 12 महीने में जो आपके पास इनसाइट्स आ रही हैं लेंडर की तरफ से, तो आपको क्या लगता है कि मार्केट ने क्या किस तरह रिएक्ट करना है नेक्स्ट 6 टू 12 मंथ्स?
देखिए, मार्केट बिल्कुल बेहतरी की तरफ जाएगी अगले आने वाले कुछ अरसे में, अनटिल अनलेस ये जो वॉर सिचुएशन चल रही है ये मज़ीद ये आगे ना बढ़ जाए, क्योंकि उसका इफ़ेक्ट फिर कनाडा पे ग्लोबली आएगा, उसका इफ़ेक्ट हम पे भी आएगा। लेकिन मैं एज्यूम करता हूँ कि ग्लोबली कोई प्रॉब्लम नहीं चल रही, सिचुएशन ठीक चल रही है, तो उस सिचुएशन में फिर हमें आने वाले अगले 6 महीने में और नेक्स्ट समर तक एटलीस्ट हमें सिचुएशन बेहतर हो, मेरी मेरे मेरे अकॉर्डिंग तो नेक्स्ट स्प्रिंग से हमें सिचुएशन बेहतर होती नजर आ जाएगी, क्योंकि उसके उस स्प्रिंग तक जाते जाते हमें तकरीबन 1 से 1.25% का और मजीद रेट कट देखने को मिल जाएगा हमें। हुँ। हाँ, रेट कट तो होगा बिल्कुल। रेट कट की तो काफ़ी पॉसिबिलिटी बढ़ गई है अब, क्योंकि जब से फेडरल रिज़र्व ने 50 बेसिस पॉइंट गिराया है, तो अब तो बैंक ऑफ कनाडा के पास भी एक एक वो बफर आ गया ना कि भाई पहले उनको ये डर था कि हम ज़्यादा ना गिरा दें, फेडरल रिज़र्व का रेट अब वैसे की वैसे ही रहे, तो फिर ऑफ कोर्स करेंसी पे इम्पैक्ट पड़ता है। लेकिन अब उनके पास थोड़ा-सा लीवर आ गया है। या चीज़ें बहुत तेज़ी से चेंज होती हैं, लाइक 1 महीने में सिचुएशन चेंज हो जाती है। अब फेड ने बिल्कुल। रेट कट किया 0.5%, अब हाँ, फेड का नेक्स्ट जॉब डेटा आया वो बहुत अच्छा आ गया, इकोनॉमी हुँ, ग्रो कर रही है अब, ठीक है। बिल्कुल। अब नेक्स्ट रेट कट करते हुए वो फिर सोचने पड़ जाएँगे कि हाँ, हम इसको किस तरीके से इन्फ्लेशन रिपोर्ट क्या आती है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। हुँ, तो अब हमारी इन्फ्लेशन रिपोर्ट आएगी 15th ऑफ अक्टूबर को, अनाउंसमेंट आएगी 23rd ऑफ अक्टूबर को, ठीक है। सबने ये कहा हुआ है, सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस कहते हैं 0.5 का रेट कट हमें देखने को मिलेगा। हुँ, कुछ तो कहते हैं 0.5 प्लस 0.5 और दिसंबर में भी हमें देखने को मिलेगा। कुछ कहते हैं अभी 0.5 का आएगा, नेक्स्ट दिसंबर में 0.25 का आएगा। हुँ, 0.75 का तो फॉर श्योर सारे कह ही रहे हैं, ठीक है। बिल्कुल। उसी को देख के करते हैं कि नेक्स्ट जनवरी में, फिर हमें मार्च में, हम अप्रैल मई के अंदर, स्प्रिंग के अंदर हमें एक अच्छी सिचुएशन देखने को मिलेगी। जिस-जैसा रेट कट्स होंगे, देखें लोगों की क्वालिफिकेशन रेशियो इंक्रीज़ हो जाती है। हुँ, अ, अगर कोई आज 5 लाख का घर लेना चाहता है, उसकी इस करंट इंटरेस्ट रेट के ऊपर क्वालिफ़िकेशन नहीं हो रही, लेकिन अगर वही इंटरेस्ट रेट 1% 1.25% नीचे आ जाता है, तो उसकी हो सकता है इनकम उसकी उतनी ही रहे, बट उसकी क्वालिफ़िकेशन हो जाए, उसी हुँ, इंटरेस्ट रेट के ऊपर। तो फिर उससे रियल एस्टेट चलेगी। हुँ, लोग जितना क्वालिफ़ाई करेंगे, रियल एस्टेट चलेगी, इंटरेस्ट रेट नीचे जाएगा, हो सकता है जो लोगों की प्रॉपर्टीज़ की प्राइसेज़ आज नीचे जा रही हैं, वो होल्ड करें, जिन लोगों ने रीफाइनेंस करना है, हो सकता है कोई 7% के ऊपर बैठा हुआ है। अब उसको मिल रहा है 3.5%, लेट्स से स्प्रिंग में उसको 3.5% मिल रहा है। वो कहेगा ठीक है मैं थोड़ी-सी प्लेंटी दे देता हूँ, लेकिन मेरा 50-50% का फ़र्क पड़ रहा है, तो हुँ। मैं रिफाइनेंस कर लेता हूँ अपनी मॉर्टगेज, तो बिज़नेस तो इंक्रीज़ होगा ऑफ कोर्स। No. Sorry for the interruption, guys. Just wanted to let you know that we have a team of realtors which is covering the entire GTA as well as some outside areas as well, like Brent region where I am based off, and I help out the clients in this region as well. So if you have any needs with regards to real estate transactions, buying, selling, investing, renting, let me know. There is a link down there where you can book a one-to-one consulting call with me, and we will be more than happy to help you out. Let's get back to the video. कॉन्डो के हवाले से बात कर रहे थे। कॉन्डो में क्योंकि थोड़ा-सा डिस्ट्रेस ज़्यादा है, क्योंकि जो प्री कंस्ट्रक्शन कॉन्डोज़ इस वक़्त मार्केट में आ रहे हैं और मज़ीद आएँगे अगले 12 से 6 महीने के दरमियान। तो उसकी वजह से कॉन्डो की मार्केट पे काफ़ी इम्पैक्ट आने का चांस है। क्योंकि ऑलरेडी मैं देख रहा था कि जो बिल्डर कॉन्डो सेल कर रहा है, जिस स्क्वायर फुट के ऊपर उससे कम में आपको रीसेल मार्केट में मिल रहा है। तो जिसने ऑलरेडी बुक किया हुआ है, तो अब वो बैठा हुआ है कि मैं इसको क्लोज़ करूँ, नहीं करूँ? क्योंकि ये तो अब मुझे बहुत महँगा पड़ रहा है, बाहर मार्केट में इससे कम में कॉन्डो बिक रहा है। तो आपको क्या लगता है कि कॉन्डो मार्केट में इस वक़्त क्या सिचुएशन है और ये मज़ीद कितना और बिगड़ेगी आगे चल के? देखिए प्रॉब्लम यहाँ पे आता है, जिन लोगों ने 2 साल पहले बिल्डर से बुक किए कॉन्डोज़, ठीक है? आज आप वॉन के अंदर देखें, जो आपका हाईवे 7 के ऊपर बहुत सारे कॉन्डोज़ बन रहे हैं आप, ठीक है? आप वहाँ पर देखें कि जिन्होंने 2 बेडरूम के कॉन्डोज़ बुक किए हुए हैं ना, वो तकरीबन साढ़े 6 पौने 7 लाख के, डिपेंड करता है कितना अपग्रेड पैकेज उन्होंने लिया हुआ है, 7 लाख तक भी वो क्लोज़ हो रहे हैं उनके। इस टाइम बहुत हुँ, सारे लोगों की क्लोजिंग्स आ रही हैं, मेरे पास बहुत सारे क्लाइंट्स आते हैं उस ज़ोन के सिर्फ़, क्योंकि वहाँ पे कपल ऑफ बिल्डर्स ने बिल्डिंग्स बनाई हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि उन्होंने उस टाइम बुक किया था जब प्रॉपर्टी, नॉर्मल प्रॉपर्टी का रेट बहुत ज़्यादा था। अब नॉर्मल प्रॉपर्टी का करंट सिनेरियो पे रेट ड्रॉप हुआ, तो उनके रेट वहीं पे फिक्स खड़े हुए हैं। अब वो हुँ, देखता है यार मुझे 7 लाख में तो 3 कमरों का भी मिल रहा है। मैं बिल्डर वाला नहीं लेता, मैं रीसेल ले लेता हूँ कि 2-3 साल पुराना, 4 साल पुराना ले लेता हूँ, वो भी न्यू ही है। हुँ, तो एक तो वो, प्लस फिर क्वालिफ़िकेशन रेशियो लोगों की नहीं आ रही, जिसकी वज़ह से लोग छोड़ना चाह रहे हैं। ठीक है, मेरे पास कैम्ब्रिज का एक क्लाइंट आया, उन्होंने 883 की प्रॉपर्टी बुक की हुई। इस टाइम उनकी अच्छा, प्रॉपर्टी वैल्यू जो अप्रेज़ वैल्यू आई है वो 745 आई है। हुँ, तब ठीक है? उनको कैश ज़्यादा लेके आना पड़ेगा।
अब उनको कैश लेके आना पड़ेगा, छोड़ने देगा नहीं बिल्डर, क्योंकि हुँ, सिर्फ़ एक उन्हीं की प्राइस ड्रॉप नहीं हुई है। अगर वहाँ पे 20 लॉट्स बिक रही थी तो 20 की 20 सबकी प्राइस बिल्कुल। ड्रॉप है। अगर हुँ, सारे बैकअप कर जाएँगे तो बिल्डर क्या करेगा? हुँ, बिल्डर तो नहीं बिल्डर जान छोड़ेगा उनकी, बिल्डर पीछे आएगा, सू करेगा उनको। बिल्डर सबको सू मेरे करेगा। एक एक मेरा फ्रेंड है, उसके साथ भी यही हुआ था, तो उसने पेरिस में प्री कंस्ट्रक्शन बुक की थी, डिटैच बुक किया था, तकरीबन ये था, बड़ी प्रॉपर्टी थी, ऑलमोस्ट तकरीबन मिलियन मिलियन तक की थी। तो अब जब क्लोजिंग का टाइम आया, तो बैंक ने जब अप्रेज़ल किया, तो वो 9 लाख की अप्रेज़ल हुई उसकी, यानी कि $1 लाख शॉर्ट। तो बैंक कह रहा है, भाई तुम $1 लाख अब कैश लेके आओ, अगर क्लोज़ करना है तो। तो पहले तो वो मुझसे कह रहा है कि मुझसे पूछ रहा था क्या करूँ, वॉकआउट कर दूँ? मैंने कहा देखो, वॉकआउट करोगे तो तुम्हें बिल्डर जो है पीछे आके सू करेगा, और ना सिर्फ़ वो 1 लाख पे करेगा, बल्कि जो आगे फिर वो लॉस में बेचेगा, उसका जो जो भी सारा उसका लॉस होगा, फीसेस वगैरह, लॉयर की चीज़ें सारी कुछ, वो सब तुम पे डालेगा। तो प्लस ये लेट्स तुम्हें से घर उसका टारगेट 3 तक जो है साल ना। हाँ, लेट्स से उसका घर 3 महीने बाद बिकता है, बिल्डर ही उसको बेचता है 3, अब जो हुँ, 3 महीने की भी उसने प्लेंटी डाल देनी पर डे के हिसाब से। हाँ। तो मैंने उसको यही समझाया कि देखो, अगर तुम वो फॉल अगर वर्कआउट करोगे तो तुम्हें बहुत नुकसान पड़ेगा। वो अभी नहीं होगा, लेकिन वो अगले 6-8 महीने में तुम्हें वो आके पकड़ेगा। तो बेहतर है कि क्लोज़ कर लो, और क्लोज़ करके इसको किसी तरह रेंट पे चढ़ाओ, कुछ भी करो, ताकि ये जो तुम्हारा ये पीरियड है वो निकल जाए। फिर बाद में साल 2 साल बाद जो है तुम इसको बेच देना। तो फिर उसने किसी न किसी तरह करके उसको क्लोज़ कर लिया। लेकिन पॉइंट यही है कि बहुत सारे लोग इस प्री कंस्ट्रक्शन फेज़ में फँसे हुए हैं, और उनके पास अब कोई ऑप्शन नहीं है। मतलब वो वॉक आउट देखिए, नहीं कर सकते। वो लोग तो फिर भी हैंडसम सिचुएशन में है जिनके पास कोई और प्रॉपर्टी है, उसके अंदर इक्विटी है 3-4 लाख की, वो वहाँ से रि ठीक है, उनको वक़्ती तौर पे पेमेंट ज़्यादा करनी पड़ेंगी, टाइट हो जाएगा, मे बी 2 जॉब्स करनी पड़े, मे बी वीकेंड पे जॉब करनी पड़े, बट देयर इज़ अ सॉल्यूशन। लेट्स से कोई बंदा फर्स्ट टाइम बायर है और वो घर लेने जा रहा था, मुश्किल से 20% कर रहा है या मुश्किल से 10% कर रहा है वो। हुँ, अब अगर उसको कोई कह दे $1 लाख लेके आओ, वो कहाँ से लेके आए $1 लाख? हुँ, बिल्कुल, अंटिल बिल्कुल। अनलेस उसको बैक होम से कोई सपोर्ट हो या उसको कोई फैमिली मेंबर सपोर्ट कर रहा हो या हुँ। कहीं से उसको कोई सपोर्ट हो, ठीक है? अदरवाइज़ किसी को आप कह दें $1 लाख ले आओ 3 महीने के अंदर क्लोजिंग है तुम्हारी। और बाज़ औक़ात तो जो प्री कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट ऐसे होते हैं जिसमें बिल्डर आपको सिर्फ़ 30 डेज़ का टाइम देता है, यस, क्लोज़िंग से पहले। क्योंकि इवन समटाइम्स लेस देन दैट भी होता है। हाँ, क्योंकि मैं आपको बताऊँ, मेरी एक पर्सनल स्टोरी है कि मैंने एक प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट की थी वैलेंट में, वो डिले होता गया। यानी कि वो ओरिजिनली अक्टूबर 2021 में हैंडओवर होना था। वो नहीं हुआ, वो डिले होता रहा। मैं उनसे पूछ रहा हूँ, अच्छा मुझे टाइम तो बताओ, कब करोगे, क्या करोगे, ताकि मैं अपनी प्रिपरेशन करूँ। वो कह रहे हैं अभी तो हमारे पास कोई ऐसी फिक्स टाइमलाइन नहीं है। अप्रॉक्सिमेट टाइम बता रहे थे कि भाई जून 2023। फिर वो भी मिस हो गई, वो भी डिले हुई। फाइनली इस साल उन्होंने जून में क्लोजिंग की, और उन्होंने मुझे 30 डेज़ पहले बताया कि भाई हम जून 27 को, यानी कि मई 27 को उन्होंने मुझे ईमेल की कि जून 27 की अब क्लोजिंग है। अब 30 डेज़ में मैंने जो है ना सारा काम करना है, लॉयर अरेंज करना है, डिपॉज़िट अरेंज करना है, सारा कुछ। तो बाज़ प्लस औक़ात आपकी इस टाइम आपकी क्रेडिट सिचुएशन क्या चल रही है, हाँ, आपकी जॉब सिचुएशन क्या चल रही है, आपकी मॉर्गेज बिल्कुल। एलिजिबल होती है नहीं, ये तो बहुत सारी चीज़ें हैं, यानी कि आप पिछले 3-4 साल से प्रिपेयर्ड हैं कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। हुँ, तो मैंने थोड़ा-सा कैश अपना रखा हुआ था जीआईसी के अंदर, इसीलिए कि मैंने उसको कहीं और इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, क्योंकि मुझे पता था कि ये कभी भी मुझे बोल सकते हैं क्लोज़ करने को। तो मेरे पास होना चाहिए इतना कैपिटल कि मैं उसकी क्लोज़िंग कर सकूँ। तो बस पॉइंट यही था कि ये जो प्री कंस्ट्रक्शन में लोग फँसे हुए हैं ना, ये इस वक़्त काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस के अंदर हैं। तो हमारी दुआ है कि वो जल्दी से निकलें इससे, लेकिन सिचुएशन इसमें काफ़ी देखिए, मैं यहाँ पे एक टेरिबल चीज़ है। ऐड कर दूँ कि जब प्राइसिंग जा रही होती है ना, जिस तरह पहले पिछले कुछ सालों में प्राइसिंग ऊपर की तरफ जा रही थी, फिर बिल्डर से प्रॉपर्टी बुक की हुई आपको बहुत फ़ायदा होता है। हुँ, लेकिन आप आज नहीं अज़्यूम कर सकते कि 2 साल के बाद या 3 साल के बाद सिचुएशन क्या होगी। क्योंकि बिल्कुल। ग्लोबली एकदम से क्या हो जाए ओवरनाइट आपको नहीं पता, ठीक हुँ, है? लेकिन जब आप रीसेल पे जा रहे होते हैं ना, तब आपको पता होता है यार मैंने 2 महीने में क्लोजिंग कर लेनी घर की। जो हुँ, टाइम है ना वो इतना अनसर्टेन नहीं होता, ठीक है? आपकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा सिक्योर आप फ़ील करते हैं कि एज़ हुँ, कम्पेयर टू 2 महीने और 2 साल की प्रिडिक्शन के ऊपर। हुँ, तो बिल्कुल। इसलिए इस टाइम जो सिनेरियो चल रहा है ना, वो प्रेफरेबली यही है कि आप रीसेल ले लें अंटिल अनलेस के आपके पास कैश फ्लो है, आप एकदम से 50% भी ला सकते हैं। मेरे पास एक और क्लाइंट था, उसने भी प्रॉपर्टी लेनी थी, उसके पास 25% डाउन पेमेंट थी, ठीक है? अब 25% बहुत हैंडसम डाउन पेमेंट होती है। वो फर्स्ट टाइम बायर था, वो घर लेना चाह रहा था, लेकिन उनकी सिचुएशन ऐसी हो गई कि उनकी यहाँ से वो आए, उनकी मॉर्गेज डिक्लाइन कर दी बैंक ने। कमिटमेंट भी दे दी, फिर एंड पे डिक्लाइन कर दी। बट हुँ, क्लाइंट के पास पैसे थे,
मज़ीद उसने 10% डाउन कर दिया, उसने अपनी रेशियोज़ इनलाइन कर ली, 35% डाउन कर दिया, बैंक ने उसको मॉर्गेज दे दी। हुँ, ये सिनेरियो हर एक का नहीं होता। बिल्कुल, बिल्कुल ऐसा ही है। तो अगर तो आप हर बंदा अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग चले, किसी के पास पैसे हैं, किसी के पास नहीं है, तो लेकिन अगर आप कम रिस्क लेना चाहते हैं, तो आप रीसेल प्रॉपर्टी में जाएँ इस टाइम। हुँ, क्योंकि अब बिल्डर का भी जो है ना बिहेवियर मार्केट के हिसाब से चेंज होता है। यानी कि जब मार्केट तेज़ी से ऊपर जा रही थी, तो बिल्डर उस वक़्त तो लिफ्ट भी नहीं कराता था रियल्टर को। बहुत से लोग तो कमीशन भी नहीं देते थे, कहते भाई बायर ऑलरेडी हमारे पास खड़ा हुआ है लाइन लगा के, तो हम क्यों दें कमीशन? अब जो है मुझे रोज़ाना ईमेल आती है हर बिल्डर की तरफ से, अभी 5% हम कमीशन दे रहे हैं, कोई कह रहा है हम 6% कमीशन दे रहे हैं, कोई कह रहा है हम उसके अलावा हम अप्लायंसेस भी डाल के दे रहे हैं और डिकोर के पैसे भी दे रहे हैं। यानी कि कोई जब कह रहा है हम मार्केट डाउन दुबई का होती है ट्रिप दे रहे हैं, कोई कह रहा है हम गोल्ड बार दे रहे हैं साथ में, बहुत हाँ, कुछ दे रहे हैं। तो जब मार्केट चेंज हो जाती है ना, तो बिल्डर का भी बिहेवियर चेंज हो जाता है। तो इस वक़्त बिल्डर जो है बहुत ज़्यादा फँसे हुए हैं, तो वैसे ये भी एक अपॉर्च्युनिटी है कि अगर आपके पास कैश है और आप चाह रहे हैं कोई डील ढूँढना, तो प्री कंस्ट्रक्शन इस वक़्त काफ़ी अच्छी अपॉर्च्युनिटी है लॉन्ग टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए नहीं, क्योंकि इस वक़्त बिल्डर आपके साथ नेगोशिएट करने के लिए तैयार है। हो सकता है वो प्राइस भी नेगोशिएट कर ले। इस टाइम हू जो नोज़? सिचुएशन है, अगर कोई इससे फ़ायदा उठाना चाहता है, तो ये कहते हैं गोल्डन से भी कोई बेस्ट वर्ड, डायमंड सिचुएशन है ये। हुँ, आप जिस सिटी में आपका दिल करेगा, आपको वहाँ पे पावर ऑफ सेल मिल जाएगी आपको। आप कहीं हुँ, से भी कोई भी सिटी आप पिक करें, आपको वहाँ पे प्रॉपर्टी मिल जाएगी वैसी जो आप उठाना चाहते हैं। लॉन्ग टर्म रखना चाहते हैं, रखें। अगर आपके पास पैसे हैं, आप होल्ड कर सकते हैं प्राइस को, तो आप इससे बहुत फ़ायदा उठा सकते हैं। प्लस हुँ, मैं बार-बार कहता हूँ कि जिन लोगों ने अपने रहने के लिए घर लेना है, ये एक आइडियल टाइम है। हमने मार्केट देखी है, मुझे नहीं लगता कि प्राइसेज़ और गिरने वाली हैं, टू बी ऑनेस्ट। ठीक है? जितनी गिरी हुई हैं, बल्कि बेहतरी की तरफ जाएँगी, इंटरेस्ट रेट ड्रॉप हो रहे हैं। मैं ये नहीं कहता कि एकदम से इंक्रीज़ होना शुरू हो जाएँगी, लेकिन स्टेबल हो यहाँ जाएगी। से नीचे भी नहीं जाएँगी हुँ। प्राइसेज़। मेरे हिसाब से जो सिंगल फैमिली होम है वो तो स्टेबल रहेगी मार्केट। वो हो सकता है थोड़ी बहुत ऊपर-नीचे होती रहे, लेकिन कॉन्डो मार्केट मुझे लगता है अभी मज़ीद नीचे जाएगी। क्योंकि जो इतनी तादाद में कॉन्डोज़ प्री कंस्ट्रक्शन आ रहे हैं ना मार्केट में और वो ज़्यादातर इन्वेस्टर होल्ड होते हैं और बहुत से लोग जो हैं वो एग्ज़िट करना चाह रहे हैं। तो अब जब बायर ही नहीं है मार्केट में उसको खरीदने के लिए, तो एग्ज़िट कैसे करेंगे? तो ऑफ़ कोर्स उसकी प्राइस अभी नीचे आएगी मज़ीद। देखिए 2-3 सिचुएशंस हैं। अब फ़र्ज़ करें आपने 3 बेडरूम का कॉन्डो लेना है। हुँ, 3 बेडरूम 2 वॉशरूम का। आपको वो मिल रहा है, अब नॉर्मली भी आप देखें 6 साढ़े 6 लाख में आपको नॉर्मली 7 लाख में मिल रहे हैं आपको। साढ़े 7 में मिल रहे हैं, मतलब तकरीबन साढ़े 6 से साढ़े 7 के दरमियान आपको मिल रहे हैं वो कॉन्डोज़। अब वही बंदा कहता है यार मैं इतने में तो फ्री होल्ड टाउन हाउस भी ले लूँ मैं। हुँ, मैं बिल्कुल। ऐसे करता हूँ 20 थोड़ा-सा मिनट आप चले ड्राइव। आएँ बाहर हाँ, पेरिस चले आएँ या ब्रेंटफोर्ड चले आएँ, आपको जो है साढ़े 6 लाख में एक अच्छा 3 बेडरूम, नॉर्मली 3 रूम का कॉन्डो की मकान मिलता है। कॉन्डो की सेल तब इंक्रीज़ होगी जब कॉन्डो की प्राइस में और टाउन हाउस की प्राइस में, फ्री होल्ड टाउन डिफरेंस हाउस होगा। की प्राइस में डिफरेंस ज़्यादा आएगा। हुँ, बिल्कुल। फिर लोग कहेंगे यार वो तो नहीं ले पा रहे, तो चलो हम एटलीस्ट कॉन्डो ही ले लेते हैं। जो हम सारे का सारा रेंट वेस्ट कर रहे हैं, चलो कुछ तो हमारा ठीक है, मेंटेनेंस जाएगी, सारा कुछ होगा, लेकिन हुँ, चलो मेंटेनेंस के अगेंस्ट हमें कुछ सर्विसेज़ भी मिल जाएँगी। बहुत सारे लोग कॉन्डोज़ में रहना प्रेफ़र करते हैं। बिल्कुल। जस्ट बिकॉज़ कि वो नहीं चाहते कि वो बार-बार ग्रास कटिंग करें, हाँ, वो या स्नो साफ क्लीनिंग करें। करें, हुँ, गार्बेज के लिए उनको हेडेक हो। तो हुँ, कुछ लोग वो उन चीज़ों से, मतलब मेंटालिटी है अपनी-अपनी डिफरेंट है। हुँ। तो जैसे लेकिन कुछ प्राइसिंग, कॉन्डो की जैसे प्राइसिंग कुछ का तब भी फैमिली ऐसी फ़र्क। होती हैं हाँ, कुछ फैमिली ऐसी होती हैं जिनके हस्बैंड जो है कहीं और काम कर रहे हैं, तो वो प्रेफ़र करते हैं कॉन्डो में रहें। फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके बच्चे बड़े हो गए हैं, शादियाँ हो गई, बूढ़े 2 बंदे रह गए हैं, तो वो प्रेफ़र करते हैं कॉन्डो में रहें क्योंकि वो ईज़ी होता है मैनेज करना, ना आपको सफाई करनी है, ना आपको घास काटनी है, ना स्नो क्लियर करनी है। तो वो एक ईज़ी ईज़ी लाइफ़ का एक ऑप्शन होता है। तो हर किसी का सिनेरियो डिफरेंट है। ऑफ़ कोर्स यानी कि हाँ, कॉन्डो की उस हवाले से थोड़ी बहुत डिमांड तो रहेगी क्योंकि बहुत से लोग हैं जो सिर्फ़ कॉन्डो चाहते हैं। लेकिन जनरली हम बात करें तो मेरे ख़्याल में अभी जिस इस वक़्त जो सिनेरियो है उसमें मुझे लगता है कि सिंगल फैमिली होम तो रहेगा डिमांड में और उसकी प्राइस भी स्टेबल रहेगी। लेकिन कॉन्डोज़ में थोड़ा-सा अभी मज़ीद डिक्लाइन आएगा। ये तब तक रहेगा जब तक आपकी फ्री होल्ड टाउन हाउस और वो कॉन्डो महँगे की नहीं प्राइस का डिफरेंस ज़्यादा नहीं होगा। हुँ, या तो अभी वो वो महँगे हों या या फिर कॉन्डो की प्राइस मज़ीद कम हो तो फिर मज़ीद कम, दोबारा से वो पिक करेगा। फिर दोबारा से पिक करेगा, क्योंकि हुँ, जब किसी का 50,000 का फ़र्क आ रहा है ना, तो वो कहता है यार ठीक है, 50,000 के ऊपर मुझे मंथली पेमेंट का कितना फ़र्क पड़ रहा है? उससे हुँ, ज़्यादा वो तो मैं 2-250 मेंटेनेंस फीस पड़ेगा। में बचा रहा हूँ। हुँ, या उससे ज़्यादा तो मैं मेंटेनेंस फीस तो मिनिमम मिनिमम भी अब आप देखें कॉन्डोज़ की 500 से कम तो कोई दे ही नहीं रहा। बिल्कुल। ठीक है? कोई दे रहा होगा तो कम 470 दे रहा होगा आपको। हुँ, ठीक है? लाइक क्लोज़ टू 500 मेंटेनेंस फीस है। तो और फिर ओवरटाइम बढ़ती भी है। वो भी लोगों को पता है। कुछ हुँ, लोग नहीं चाहते, जैसा यंग कपल होता है, वो कहता है यार हम खुद ही घास काट लेंगे,
हमने नहीं हुँ, 500 देना, हम फ्रीहोल्ड चाहते हैं घर, ठीक बिल्कुल। है? लेकिन अगर कोई बूढ़ा है तो उसकी उसकी प्रायोरिटी डिफरेंट है। क्योंकि फिर अगर आप यंग कपल हैं तो आपके बच्चे ऑफ कोर्स अगर आगे फैमिली ग्रो करनी है, बच्चों ने बड़ा होना है तो फिर आपको स्पेस चाहिए ना। तो उस हवाले से कॉन्डो आपके लिए फिट नहीं होता, फिर आपको सिंगल फैमिली होम ही चाहिए। तो ये हाँ, हर किसी की प्रायोरिटी है। लेकिन